नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इस चैनल की नई शुरुआत में जिसका नाम है एडिटोरियल एनालिसिस। इस प्रोग्राम में हम अंग्रेजी के अखबारों जैसे द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस में छपे उन एडिटोरियल्स का विश्लेषण करेंगे जो विद्यार्थियों की समझ को गहरा बनाने में कारगर सिद्ध हो सकते हैं। इस प्रोग्राम में हम मुख्यतः 3 चीज़ों पर ध्यान देंगे। पहला, एडिटोरियल का यूपीएससी सिलेबस से लिंक स्थापित करना। दूसरा, एडिटोरियल के मुख्य बिंदुओं को समझना। और तीसरा, उन इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स पर प्रकाश डालना जिनका जिक्र एडिटोरियल में आया है या जो एडिटोरियल को समझने के लिए ज़रूरी है। अपने सुझाव एवं राय जरूर दीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का एडिटोरियल एनालिसिस। आज का एडिटोरियल इंडियन एक्सप्रेस अखबार से लिया गया है जो अनलॉकिंग जस्टिस नाम से आया था और ये प्रकाश डालता है सीएए और एनआरसी के दौरान जो प्रदर्शन हो रहा था उसमें प्रदर्शनकारियों और विरोधकर्ताओं का जो अरेस्ट हुई है उसमें क्या क्या गलतियां हुई हैं और उसमें आगे क्या किया जाना चाहिए इस बारे में। यूपीएससी सिलेबस से इसे GS2 में आप लिंक कर सकते हैं। यहाँ पे आप इसे फंक्शनिंग ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी से लिंक कर सकते हैं, प्रेशर ग्रुप से, फिर गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशंस फॉर डेवलपमेंट इन वेरियस सेक्टर्स और डेवलपमेंट प्रोसेसेस एंड डेवलपमेंट इंडस्ट्री, इसमें रोल ऑफ इंस्टीट्यूशनल एंड अदर स्टेक होल्डर्स में आप इसे लिंक कर सकते हैं। की पॉइंट्स में एडिटोरियल कहता है कि सीएए और एनआरसी के दौरान जो विरोध हुआ था उसमें हाल के महीनों में जिन लोगों के खिलाफ राजद्रोह के मामले दर्ज किए गए हैं, सिडिशन लॉ के तहत जिनको अरेस्ट किया गया है, उनको दोहरे अन्याय का सामना करना पड़ सकता है। कौन से दोहरे अन्याय के बारे में बात करता है? जैसा कि आपको पता होगा, भारत में सीएए और एनआरसी के खिलाफ बहुत प्रोटेस्ट हुई थी पूरे ही देश में और यहाँ पे जो प्रोटेस्टर्स थे उनके खिलाफ आईपीसी सेक्शन 124A के तहत उनको अरेस्ट किया गया था जो कि इंडिया में सिडिशन लॉ से जाना जाता है, यानी राजद्रोह कानून। और अब क्योंकि आपको पता है कि कोविड-19 के हालात हैं और पूरा देश जो है पिछले कुछ दिनों से लॉकडाउन की स्थिति में है, तो ऐसे में जो हमारे न्यायालय हैं वो अपने नॉर्मल फंक्शनिंग के तहत काम नहीं कर पा रहे हैं और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के सहारे वो जितनी भी प्रक्रियाएं हैं न्याय से जुड़ी उसका सहारा ले रहे हैं और ऐसे में वो सिर्फ अत्यावश्यक मामले जो हैं उन्हीं की सुनवाई की जा रही है क्योंकि पॉसिबल नहीं है सारे मामलों को डेली बेसिस पे लेना। तो ये जो अरेस्ट हुई थी सिडिशन लॉ और सीएए एनआरसी के तहत, जितने भी लोग अरेस्ट हुए थे इस सेक्शन के तहत उनको जमानत के लिए जो याचिका दायर की थी उस पर कार्रवाई नहीं हो पा रही है और वो लगातार कैद में बने हुए हैं। यहाँ पे जो 2 अन्याय की बात करता है एडिटोरियल, वो ये पहला कि उनको जमानत मिलने में देरी हो रही है जो कि समय पे मिल जानी चाहिए, ये किसी का भी मूल अधिकार। तो ये पहला अन्याय जो कि लॉकडाउन की वजह से हुआ है। दूसरा अन्याय क्या हुआ है कि इस लॉ के तहत जब अरेस्ट होती है और जब आपको मजिस्ट्रेट के सामने लाया जाता है तो मजिस्ट्रेट को कुछ आधारभूत सवाल पूछने चाहिए, प्रश्न करने चाहिए, जैसे कि किस आधार पर यह अरेस्ट हुई है, क्या वो आधार सच में माननीय है जिसके लिए अरेस्ट की जा सकती है और कितने दिनों के लिए अरेस्ट की जाएगी। और अगर मजिस्ट्रेट इनके जवाब से संतुष्ट नहीं है तो आप बंदी नहीं बना सकते किसी को भी। लेकिन जब पहली बार अरेस्ट हुई है तो ये देखा गया कि मजिस्ट्रेट द्वारा जो रिमांड आदेश थे उनमें इस तरीके के ना तो बुनियादी प्रश्न पूछे गए और ये जो बुनियादी प्रश्न है ये सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय किए गए हैं, तो ये बुनियादी प्रश्न का ना तो जवाब मांगा गया ना खुद से पूछे गए और ऐसे किसी भी आधार के बिना ही गंभीर राजद्रोह के आरोप जो हैं वो लगा दिए गए और उनको अरेस्ट कर लिया गया। तो दूसरा जो अन्याय हुआ वो सीधे सीधे अरेस्ट के दौरान ही हुआ। तो इन 2 अन्याय की एडिटोरियल बात करता है। आगे एडिटोरियल कहते हैं कि ये जो पूरा प्रकरण हुआ है जहाँ से अरेस्ट हुई है प्रोटेस्टर्स की और उसके बाद उनको रिहाई नहीं मिल रही है, जमानत नहीं मिल रही है, इसमें सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं सिडिशन लॉ के लिए उनका बिल्कुल पालन नहीं किया गया है। उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और असम में जैसे ही सीएए के खिलाफ प्रोटेस्ट शुरू हुई थी, सीएए और एनआरसी के खिलाफ, वहाँ पे एक पैटर्न देखा गया अरेस्ट का, लगातार गिरफ्तारी हुई है सिडिशन लॉ के तहत और इसमें जब पुलिस हिरासत में ले रही है प्रोटेस्टर्स को तो एक सख्त पैटर्न देखा गया है। इसमें जिन लोगों को अरेस्ट किया गया है उनसे ना कोई प्रश्न पूछा गया है ना उनको कोई कारण बताया गया है। आगे एडिटोरियल बताता है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस औपनिवेशिक युग का जो राजद्रोह कानून है कॉलोनियल एरा का, क्योंकि ये जो सिडिशन लॉ है ये 1870 में आया था जबकि हमारा देश ब्रिटिश सरकार के अधीन था, तो कॉलोनियल वक्त का ये जो कानून है ये हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा है। तब ये कानून में लिखा था कि जन सामान्य को उकसाने के लिए प्रवृत्त भाषण दंडनीय है। तो इस क्लॉज को ज़रूर सुप्रीम कोर्ट ने और सख्त बना दिया कि आप तब तक
ये कानून का सहारा नहीं ले सकते जब तक राजद्रोह अपराध के लिए हिंसा का स्पष्ट एवं तत्काल उकसाना आवश्यक ना हो। यानी आप सेडिशन लॉ के तहत किसी को तभी गिरफ्तार कर सकते हो जबकि यह स्पष्ट हो जाए कि किसी के शब्दों द्वारा, किसी के भाषण द्वारा हिंसा का स्पष्ट एवं तत्काल उकसाना सिद्ध हुआ है। अगर किसी के बोलने से, किसी के कुछ कहने से हिंसा नहीं हुई है तत्काल प्रभाव से, तो सेडिशन लॉ मान्य नहीं होगा। तो ये सब देखते हुए ये स्पष्ट होता है कि जो न्यायालय हैं इस वक्त बहुत शिथिलतापूर्ण रवैया अपना रहे हैं और तत्कालिकता की जो मांग है इस वक्त ऐसे लोगों की जमानत के लिए वो दिखाई नहीं दे रही है न्यायालयों में। और ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि हम महामारी का जो है सहारा लेते हुए ये कह दे रहे हैं कि अभी ये अति आवश्यक मामलों के तहत नहीं है तो इस पर सुनवाई नहीं हो सकती, और इसीलिए वो लोग लगातार कैद में बने हुए हैं। यहाँ पे एक तरफ तो जहाँ ये अन्यायपूर्ण तरीका है, दूसरी ओर आपका जो मौलिक अधिकार होता है, पहला स्वतंत्र अभिव्यक्ति का जो कि आपके आर्टिकल 19 के तहत आता है, और दूसरा जमानत का, तो ये दोनों ही मौलिक अधिकार पे प्रहार है ये प्रदर्शनकारियों के। और इसीलिए अब न्यायालय पे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है कि ये जो मौलिक अधिकार हैं इसको प्रोटेक्ट करे, उनकी सुरक्षा करे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जैसा कि आपको पता होगा वो आर्टिकल 12 और आर्टिकल 32 के तहत हमारे मौलिक अधिकारों का सुरक्षा कवच है, और सुप्रीम कोर्ट पे ये दारोमदार है कि प्रोटेक्टर एंड गारंटर ऑफ फंडामेंटल राइट्स की जो उसका रोल है वो अच्छी तरह निभाए। आगे की राह में एडिटोरियल कहता है कि न्यायालय को नागरिकों की जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है उसकी सुरक्षा करनी चाहिए, उसकी संवैधानिक सुरक्षा को बनाए रखना चाहिए, और इस अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत ही असंतोष की स्वतंत्रता भी शामिल है। तो अगर किसी ने असंतोष जाहिर किया है सरकार के किसी कदम से, तो ये भी आपके मौलिक अधिकार में ही आता है, और इस अधिकार को आप किसी भी तरीके से कम नहीं कर सकते। और क्योंकि सुप्रीम कोर्ट मौलिक अधिकारों का संरक्षक है तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने में कोई भी कमी नहीं दिखानी चाहिए। आगे की कॉन्सेप्ट्स देख लेते हैं। सबसे पहले सेक्शन 124A जो कि सेडिशन लॉ है, आपका राजद्रोह कानून जिसे कहते हैं, तो ये आईपीसी के तहत है सेक्शन 124A, और इसमें लिखा हुआ है कि कोई भी इंसान अगर ये कोशिश करता है कि सरकार के विरुद्ध किसी भी तरीके की नफरत या किसी तरीके का डिसअफेक्शन हो तो उसे सरकार जो है दंडित कर सकती है, और ये दंड 3 साल की कैद या फिर फाइन हो सकता है। हालांकि खुद प्रावधान में ये लिखा हुआ है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो अपने जजमेंट्स दिए हैं उसमें इसकी एप्लीकेबिलिटी बहुत नैरो कर दी है, बहुत संकीर्ण कर दी है, और तभी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। ये हम आगे देखते हैं कब कर सकते हैं। इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखें तो ये 17वीं शताब्दी में इंग्लैंड में सबसे पहले पारित किया गया, क्योंकि वहाँ के जो लॉ मेकर्स थे उनका ये मानना था कि सरकार के विरुद्ध किसी के मन में भी कोई गलत भावना नहीं होनी चाहिए, नहीं तो सरकार का रहना मुश्किल हो जाएगा पावर में। तो ये 17वीं शताब्दी की सोच थी, और इसी सोच के तहत भारत में भी सेक्शन 124A आईपीसी के तहत इसे 1870 में कानून बना दिया गया। इसका उपयोग जो किया गया है वो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को दंड देने के लिए किया गया है। आपको पता होगा कि 1897 में बाल गंगाधर तिलक को इसी के तहत अरेस्ट किया था, और बाद में महात्मा गांधी को भी यंग इंडिया में अपने लेख छापने के लिए इसी कानून का सहारा लिया गया था उनको अरेस्ट करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स क्या रहे हैं इसको लेके, तो 1962 में 1962 में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आता है केदारनाथ सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून की संवैधानिकता को तो अपील किया, उन्होंने बोला कि ये पूरी तरह से संवैधानिक है, लेकिन इसका जो एप्लीकेशन है, आप किस तरह से इसको उपयोग में लाओगे, उसका उपयोग बहुत ही संकीर्ण कर दिया, और ये कहा कि एक्ट्स इन्वॉल्विंग इंटेंशन और टेंडेंसी टू क्रिएट डिसऑर्डर, यानी ऐसा कोई भी कृत्य जिसके पीछे मंशा हो अराजकता फैलाने की, डिस्टर्ब करने की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, या हिंसा को उकसाने की, तो सिर्फ ऐसे ही कृत्यों को सेडिशन के तहत ट्राई किया जाएगा या राजद्रोह कानून के तहत ट्राई किया जाएगा। यहाँ पे अगर सरकार के खिलाफ किसी ने बेहद सख्त आलोचनात्मक रवैये में कोई भाषण दिया है या कोई तीखे शब्द यूज किए हैं तो उसको राजद्रोह नहीं माना जाएगा, अगर ऐसे भाषण या ऐसे शब्दों से हिंसा नहीं हो रही है।
यहाँ तक कि बलवंत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 95 में जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, उसमें भी कहा गया है कि सिर्फ नारेबाजी को आप राजद्रोह कानून के तहत नहीं ला सकते हो, और नारेबाजी से अगर किसी पे कोई प्रभाव नहीं हो रहा है, कोई हिंसा नहीं हो रही है, तो ये सिडिशन नहीं हो सकता। फिर लॉ कमीशन ने क्या कहा है, उसने कहा है कि सरकार की आलोचना या सरकार से नाराजगी को आप सिडिशन नहीं बोल सकते, और इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि स्वस्थ लोकतंत्र के लिए ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं कि अगर आप सरकार से नाराज़ हो या सरकार के किसी कृत्य से असंतोष हो तो आप ये जाहिर कर पाओ, और तभी वो अपने आप में एक स्वस्थ लोकतंत्र की निशानी होती है। लॉ कमीशन ने ये भी कहा कि अब शायद वक्त आ गया कि हमें ये जो सेक्शन 124 है इसे पूरी तरह हटाने या कम से कम इसके बारे में पुनर्विचार करने की जरूरत है। आगे कमीशन कहता है कि राइट टू फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन, यानी स्वतंत्र अभिव्यक्ति की जो अधिकार है हमारे पास, वो लोकतंत्र के लिए बहुत ज़रूरी है। और अगर किसी को परेशानी है, अभी जिस तरीके के काम हो रहे हैं सरकार के तहत या देश में जिस तरीके के, और अगर वो अपनी नाराज़गी व्यक्त कर रहा है तो उसे आप सिडिशन नहीं बोल सकते। कमीशन ने ये भी कहा कि ये जो ब्रिटिश एरा का जो ये कानून है, ये भारतीयों को प्रताड़ित करने के लिए काम में लाया गया था, इसीलिए इस तरह का कोई भी कानून स्वतंत्र भारत में नहीं होना चाहिए। राइट टू फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन को बहुत रेस्ट्रिक्ट करता है, इसलिए इसे हटा देना चाहिए। आगे CAA और NRC के बारे में बात करते हैं। CAA जो है वो 2019 में भारत में लागू हो गया है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, और ये आपके नागरिकता कानून 1955 का संशोधन करता है। इसके तहत हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी और क्रिश्चियन, ये सारी कम्युनिटी के जो गैर कानूनी प्रवासी अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से भारत आए हैं, उन सबको संरक्षण देता है और भारत की नागरिकता प्रदान करता है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो जो नॉन मुस्लिम इमिग्रेंट्स हैं, बाहर से जो भी शरणार्थी भारत आए हैं जो मुसलमान नहीं हैं, उन सबको, और जो इन 3 देशों से आए हैं, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान, इन 3 देश से जितने भी गैर मुस्लिम शरणार्थी भारत आए हैं, उन सबको भारत की नागरिकता आसानी से मिलने के प्रावधान है इस कानून में। ये तभी कानून अप्लाई होगा जब ऐसे शरणार्थी जो हैं उन्हें धर्म के आधार पर प्रताड़ित किया गया है दूसरे देशों में, तो ऐसे लोगों को ये जो कानून है ये सुरक्षा देता है। और इसकी जो कट ऑफ डेट है वो 31 दिसंबर 2014 है, यानी 31 दिसंबर 2014 के पहले जितने लोग भारत आ चुके हैं उन सबको भारत की नागरिकता मिल जाएगी, उनको भारत का नागरिक घोषित कर दिया जाएगा जिस दिन से भी वो भारत में रह रहे हैं, और उनके खिलाफ जो भी कानूनी कार्यवाही हो रही है इलीगल माइग्रेशन की वजह से वो बंद कर दी जाएगी। फिर लास्ट में NRC देख लेते हैं। ये सबसे पहले 1951 सेंसस में बनाया गया था, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स है, और अभी फिलहाल सबसे पहले ये असम में लागू कर दिया गया है, और इसमें उन लोगों के नाम डाले गए हैं जो 1951 का जो NRC हुआ था उसमें उनके नाम थे, या 24 मार्च 1971 के पहले इलेक्टोरल रोल जो बने हैं उसमें उनके नाम थे। 24 मार्च 1971 इसलिए क्योंकि तभी बांग्लादेश का निर्माण हुआ था और पाकिस्तान से भारत की लड़ाई हुई थी, और उस वक्त बहुत सारे शरणार्थी जो हैं वो गैर कानूनी तरीके से भारत में प्रवेश कर गए थे, और उनका जो सिटीजनशिप है, उनकी जो नागरिकता है, उस पर संदेह है। तो ऐसे लोगों को पहचानने के लिए ये कानून, ये जो रजिस्टर है, ये बनाया गया है। इसमें कौन से लोग हैं जो सच में नागरिक हैं या नहीं है, इनको पहचानने का क्या तरीका अपनाया गया है कि उनके फैमिली मेम्बर्स यानी कि उनके परिवार के किसी भी सदस्य का नाम या खुद उनका नाम जो 1951 में NRC बना था या तो उसमें होना चाहिए, या 24 मार्च 1971 के पहले जो भी इलेक्टोरल रोल्स बने थे उसमें उनका नाम होना चाहिए, तो उनको NRC में जगह मिल जाएगी।